हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि औद्योगिक अभियंत्रण का जो चैप्टर 3 है, जिसका टाइटल है मेथड स्टडी यानी कि कार्य विधि अध्ययन। तो इसको बच्चों NSQF का जो सिलेबस है BT UP ने जो निर्धारित किया है उसके अनुसार हम आज इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो सिलेबस अभी आप सामने देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके पहले हमने चैप्टर 2 में कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी प्रारंभ किया था, उसी के अंतर्गत ये मेथड स्टडी और आगे हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वो अलग अलग चैप्टर्स में हैं। तो ये तीसरे चैप्टर में आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन यानी मेथड स्टडी की, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर फॉर मेथड स्टडी एनालिसिस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स थ्रू वेरियस डायग्राम्स। तो ये आपका सिलेबस है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कार्य अध्ययन से यानी कि वर्क स्टडी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि कार्य अध्ययन की दो प्रमुख तकनीकें होती हैं। पहला आपका होता है कार्य विधि अध्ययन, जिसको हम मेथड स्टडी कहते हैं, और दूसरा होता है कार्य मापन यानी कि वर्क मेजरमेंट। ये दो तकनीकें हैं। तो दोनों में से पहली तकनीक कार्य विधि अध्ययन में ही ये पूरा चैप्टर 3 बेस्ड है। तो ये आपको मैंने डायग्राम भी बताया था कि इसको माइंड में बैठा लीजिए। वर्क स्टडी यानी कार्य अध्ययन की दो प्रमुख तकनीकें हैं, एक तो मेथड स्टडी जिसे कार्य विधि अध्ययन कहते हैं, जो ये तीसरा चैप्टर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, और वर्क मेजरमेंट यानी कार्य मापन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मेथड स्टडी से ही संबंधित है मोशन स्टडी, इसका भी आगे चल के एक चैप्टर है, और वर्क मेजरमेंट को ही हम टाइम स्टडी या समय अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, कार्य विधि अध्ययन या मेथड स्टडी क्या होता है। तो किसी कार्य को करने की विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना ही कार्य विधि अध्ययन या मेथड स्टडी कहलाता है। इसको दूसरे तरीके से थोड़ा और परिभाषित करें तो कार्य करने की वर्तमान या प्रस्तावित विधियों को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण तथा क्रांतिक परीक्षण करना, जिससे अधिक आसान तथा प्रभावशाली विधि को विकसित करके लागू किया जा सके, ये कार्य विधि अध्ययन कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, एक तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी कार्य को करने की विभिन्न विधियों में से, भाई कोई कार्य कई तरीकों से किया जा सकता है, उनमें से सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना ही कार्य विधि अध्ययन कहलाता है। जब हम सर्वोत्तम विधि ज्ञात कर लेते हैं तो फिर हम उसको और अधिक विकसित करके फिर हम उसको लागू कर देते हैं इंडस्ट्री में। तो इसको दूसरा बिल्कुल थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से लिखा है कि कार्य करने की प्रस्तावित या वर्तमान विधियों में से उनको व्यवस्थित करके रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण तथा क्रांतिक परीक्षण करना, जिससे अधिक आसान तथा प्रभावशाली विधि को विकसित करके लागू किया जा सके, यही कार्य विधि अध्ययन या मेथड स्टडी कहलाता है। आगे कार्य विधि अध्ययन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। तो कार्य विधि अध्ययन या मेथड स्टडी के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं। पहला तो नाम से ही पता चल रहा है, परिभाषा पढ़ी कि कार्य करने की सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना, कार्य विधि का मानकीकरण करना, जो सर्वोत्तम विधि हम ज्ञात करेंगे उसको मानक के रूप में हम स्थापित करेंगे, यानी कार्य विधि का मानकीकरण करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा होता है श्रमिकों को कार्य करने में थकान न होने देना। चौथा है दक्षता यानी इफिशिएंसी में वृद्धि करना। पांचवा है श्रमिकों की शारीरिक मेहनत में कमी लाना। छठवां है बहुत महत्वपूर्ण उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना। और सातवां है कार्यकारी परिस्थितियों को श्रमिकों के लिए आरामदायक बनाना। ये भी कार्य विधि अध्ययन का उद्देश्य है। तो इस तरीके से कार्य विधि अध्ययन के 7 उद्देश्य निकल करके आते हैं, जो कि बिल्कुल आसानी से समझे जा सकते हैं। सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना कार्य करने की, कार्य विधि का मानकीकरण करना, श्रमिकों को थकान न होने देना, दक्षता या इफिशिएंसी में वृद्धि करना, श्रमिकों की शारीरिक मेहनत में कमी लाना, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना, और कार्यकारी परिस्थितियों को श्रमिकों के लिए आरामदायक बनाना। ये कार्य विधि अध्ययन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं कार्य विधि अध्ययन की प्रक्रिया क्या है, यानी मेथड स्टडी प्रोसीजर क्या है, जो कि सिलेबस में निर्धारित है। मतलब मेथड स्टडी को किन चरणों में किया जाता है या कैसे हम संपन्न करते हैं। तो कार्य विधि अध्ययन के निम्नांकित चरण हैं। पहला चरण है वो है चयन यानी सेलेक्ट। इसके अंतर्गत हम कार्य विधि अध्ययन हेतु कार्य का चयन करते हैं। अब कार्य का चयन करने के बहुत सारे कारक होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, और हमने पहले दूसरे चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो चयन करके हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर
अंतर्गत कार्य विधि अध्ययन हेतु हम कार्य का चयन करते हैं कि इस कार्य हेतु हम कार्य विधि अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कार्य से संबंधित समस्त जानकारियां एकत्रित कर उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है। तीसरा है बच्चों परीक्षण यानी एग्जामाइन। इसके अंतर्गत प्राप्त जानकारी का क्रांतिक परीक्षण यानी क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उनका क्रांतिक परीक्षण किया जाता है। तो तीसरा स्टेप बच्चों क्या हुआ, परीक्षण करना या एग्जामिनेशन करना। इसके अंतर्गत जो भी जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं उनका क्रांतिक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद चौथा है विकसित करना यानी डेवलप। इसके अंतर्गत क्रांतिक परीक्षण के पश्चात सबसे सस्ती तथा प्रभावशाली विधि को और अधिक विकसित किया जाता है यानी उसको डेवलप किया जाता है। ये आता है चौथे चरण में। पांचवा है स्थापना यानी इंस्टॉलेशन। अब जो विधि निकल करके आई है उसको स्थापित करना। तो इसके अंतर्गत उपरोक्त अनुसार विकसित सर्वोत्तम कार्य विधि को मानक के रूप में स्थापित किया जाता है या उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो पांचवा क्या हो गया, स्थापना या इंस्टॉलेशन। छठा है उसको लागू करना यानी मेंटेन करना। इसके अंतर्गत उपरोक्त चरणों में विकसित कार्य विधि को नियमित जांच करते हुए उद्योगों में लागू किया जाता है या उसको मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से 6 चरण या स्टेप्स हैं जिनमें कार्य विधि अध्ययन की प्रक्रिया को लागू किया जाता है या इसके प्रोसीजर या प्रक्रिया है वो 6 चरणों की है। पहला चयन यानी कि सिलेक्ट, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा परीक्षण, चौथा विकसित करना, पांचवा स्थापना और छठा उसको लागू करना या मेंटेन करना। तो ये 6 चरणों में पूरी कार्य विधि अध्ययन को हम लागू करते हैं किसी भी इंडस्ट्री या उद्योग में। अब फिर से वही बात आ गई कि लागू करने वाला जो पहला चरण था उसमें कार्य का चयन कैसे करते हैं यानी सिलेक्शन ऑफ वर्क का सिलेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि निम्नांकित कारकों को ध्यान में रखकर ही कार्य विधि अध्ययन हेतु किसी कार्य का चयन किया जाता है। बताया था कि 3 कारक होते हैं, आर्थिक कारक, तकनीकी कारक और तीसरा होता है मानवीय कारक यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स। तो आर्थिक कारकों की पहले बात कर लेते हैं। आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स में आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण कार्य का चयन कार्य विधि अध्ययन हेतु नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से यानी पैसे या धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त कार्य का चयन उस करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जिसको करने में समय अधिक लगता हो, जिसमें दुर्घटना दर अधिक हो, जिसकी मांग अधिक हो, जिसकी उत्पादन रेखा में रुकावटें या बाधाएं ज़्यादा हों, जिसमें पदार्थ या श्रम हस्तांतरण हेतु लंबी दूरियों को तय किया जाता है या लंबी दूरियों में पदार्थ या श्रम हस्तांतरण किया जाता है। अगला है जिसमें श्रमिक या मशीनें अधिक खाली रहती हों, जिसमें स्क्रैप अधिक निकलता हो और जिसमें मजदूरी दरें अधिक हों। ऐसे जो कार्य हों उनका चयन करना चाहिए हमको कार्य विधि अध्ययन हेतु। तो ये आर्थिक कारकों में सारे आते हैं। दूसरा अगर हम तकनीकी कारकों की बात करें तो तकनीकी कारक यानी टेक्निकल फैक्टर्स में कार्य विधि अध्ययन हेतु लगाए गए व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्निकल नॉलेज अवश्य होना चाहिए, तभी उसको हमको तकनीकी कारक तकनीकी कारक के रूप में। इसके साथ साथ में कुछ और बिंदु भी आते हैं जो मैंने आपको जो चैप्टर 2 था उसमें डिस्कस किए थे। तीसरा हम बात करते हैं, इसमें गलती से 2 लिख गया है, तो तीसरा है मानवीय कारक जिसे हम ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। किसी कार्य का चयन करते समय मानवीय संवेदनाओं तथा प्रतिक्रियाओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे श्रमिकों में अशांति या दुर्भावना उत्पन्न हो, ऐसे कार्य का चयन कार्य विधि अध्ययन के हेतु नहीं करना चाहिए, भले ही वह कार्य आर्थिक दृष्टि से लाभकारी ही क्यों ना हो। तो ये 3 कारक आपने पढ़े, इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि आपने पहला जो पढ़ा था वो है आपका आर्थिक कारक जिसे हम इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं। दूसरा था आपका तकनीकी कारक जिसको टेक्निकल फैक्टर्स कहते हैं। तीसरा था मानवीय कारक जिसको हम ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण आता है आपका सूचनाएं एकत्रित करने की तकनीकें यानी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। तो कार्य विधि अध्ययन हेतु बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, तो उनके लिए कुछ चार्ट और डायग्राम होते हैं, तो उनके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो कार्य विधि अध्ययन हेतु सूचनाएं एकत्रित करने की 2 प्रमुख तकनीकें हैं। पहला कहलाता है प्रक्रम चार्ट यानी अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेस चार्ट्स, और दूसरे होते हैं डायग्राम यानी कि डायग्राम्स। तो ये 2 प्रमुख तकनीकें होती हैं जिनके लिए कार्य विधि अध्ययन हेतु हम सूचनाएं या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रक्रम चार्ट होते क्या हैं। प्रक्रम चार्ट यानी प्रोसेस चार्ट क्या होते हैं। उत्पादन
के दौरान घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों का चित्र रेखीय प्रदर्शन यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है बच्चों? प्रक्रम चार्ट कहलाता है। तो प्रक्रम चार्ट में हम क्या करते हैं, जो गतिविधियां संपन्न होती हैं उनको चित्र रेखा के द्वारा यानी कुछ सिंबल्स के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं उसको भी मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। उनके द्वारा एक चार्ट टाइप का बना लेते हैं जिसे हम प्रक्रम चार्ट यानी कि प्रोसेस चार्ट कहते हैं। प्रक्रम चार्ट दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरी में हम विभाजित कर सकते हैं या दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है समय पैमाने को ना दर्शाने वाले यानी चार्ट्स नॉट डिपिक्टिंग टाइम स्केल। तो इस तरीके के जो चार्ट हैं वो गतिविधियों के क्रम को दर्शाते हैं किंतु उन गतिविधियों में लगने वाले समय को नहीं दर्शाते, नाम से ही पता चल रहा है। यानी समय पैमाने को ना दर्शाने वाले चार्ट यानी ऐसे चार्ट जो समय को नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ गतिविधियों के क्रम को दर्शाते हैं। तो इस तरीके के चार्ट गतिविधियों के क्रम को दर्शाते हैं किंतु उन गतिविधियों में लगने वाले समय को नहीं दर्शाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से चार्ट आते हैं? ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट, दूसरा होते हैं प्रवाह प्रक्रम चार्ट यानी फ्लो प्रोसेस चार्ट। इनमें भी तीन प्रकार के होते हैं, मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट और मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। क्योंकि प्रवाह जो होता है या फ्लो होता है वो तीन चीज़ों का होता है इंडस्ट्री में, एक तो मानव श्रम का, दूसरा मशीन का और तीसरा मटेरियल यानी कि पदार्थ का। तो इन तीनों के आधार पर ये तीन चार्ट हो जाते हैं, प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट और मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो पहला ये हो गया ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट यानी ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, दूसरा प्रवाह प्रक्रम चार्ट यानी फ्लो प्रोसेस चार्ट और तीसरा होता है ऑपरेटर चार्ट। तो इसी क्रम में हम पहले इन तीनों को पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट यानी ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट क्या होते हैं? इसको जो कहते हैं आउटलाइन प्रक्रम चार्ट भी कहा जाता है। तो ये चार्ट होता है प्रक्रम में होने वाली प्रमुख गतिविधियों तथा निरीक्षणों को ही दर्शाता है। यानी इस चार्ट को बनाने में ऑपरेशन और निरीक्षण यानी दो ही संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अब वो संकेत कौन से होते हैं अभी मैं एक टेबल दिखाऊंगा आपको। तो वो ऑपरेशन के लिए कौन सा सिंबल ओ का प्रयोग किया जाता है और निरीक्षण के लिए जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है वो मैं अभी आगे तालिका में दिखाऊंगा। तो ये चार्ट बनाने के लिए दो संकेतों का प्रयोग किया जाता है, एक तो ऑपरेशन का और एक निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन का, और इन्हीं के द्वारा पूरा चार्ट बनाया जाता है। दूसरा चार्ट है आपका प्रवाह प्रक्रम चार्ट यानी फ्लो प्रोसेस चार्ट। यह ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट का विस्तृत रूप है। इन चार्टों में ऑपरेशन, निरीक्षण, भंडारण, देरी तथा परिवहन के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए कौन से संकेत प्रयोग होते हैं आगे तालिका में हम देखेंगे कौन कौन से के लिए, ऑपरेशन के लिए, निरीक्षण के लिए, भंडारण के लिए, देरी के लिए तथा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए संकेतों का प्रयोग करके हम फ्लो प्रोसेस चार्ट को बनाते हैं। अब इसी में आगे आ जाता है, तीन प्रकार के होते हैं, मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट, पदार्थ प्रवाह। तो मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट में मतलब जो श्रमिक होते हैं ये प्रवाह उनका किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट में मशीन टूल्स का जो फ्लो है वो क्या है उसको दर्शाने के लिए, और पदार्थ में पदार्थ का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो रहा है यानी उनका प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तीसरा होता है बच्चों ऑपरेटर चार्ट। ऑपरेटर चार्ट अंग्रेजी में भी हम कहते हैं इसको बायां हाथ डैश दायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड तथा द्विहस्त प्रक्रम चार्ट डबल हैंडेड प्रोसेस चार्ट भी कहा जाता है। तो ये चार्ट नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों हाथों की गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एक हाथ से हमने बाएं हाथ से कुछ उठाया और दाएं हाथ से पकड़ करके उसको दूसरे साइड रख दिया, तो ये क्या हुई, गतिविधियों को इस तरीके से बाएं और दाएं हाथ की गतिविधियों को ये चार्ट दर्शाते हैं। तो इसलिए इनको द्विहस्त प्रक्रम चार्ट भी कहा जाता है। और यह चार्ट कार्य के दौरान ऑपरेटर की, जो ऑपरेटर या श्रमिक हैं उनके दोनों हाथों की गतिविधियों को दर्शाते हैं। इसमें हाथ से की जाने वाली गतिविधियों हेतु ऑपरेशन, देरी, मूव यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक और होल्ड यानी पकड़ कर रखना, ये संकेतों का प्रयोग किया जाता है या इन संकेतों के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगला है समय पैमाने को, दूसरी कैटेगरी हम जो बात कर रहे थे समय पैमाने को दर्शाने वाले चार्ट यानी चार्ट्स डिपिक्टिंग टाइम स्केल, यानी ये समय पैमाने को भी दर्शाते हैं गतिविधियों के साथ साथ। तो इस तरीके के चार्ट गतिविधियों के क्रम को समय के साथ दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण होता है बहु गतिविधि चार्ट या अंग्रेजी में इसको कहते हैं मल्टी एक्टिविटी चार्ट। इस तरीके के चार्टों में श्रमिक या मशीन की अतिरिक्त गतिविधियों को समय स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है जिससे उनके अंतर संबंध को
दर्शाया जा सके। तो टाइम स्केल या समय स्केल इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहु गतिविधि चार्ट के जो प्रकार होते हैं उनको हम देख लेते हैं। यानी मल्टी एक्टिविटी चार्ट में आता है मानव मशीन चार्ट यानी मैन मशीन चार्ट, गैंग चार्ट, सीमो चार्ट इत्यादि आता है। इसको शॉर्ट में हम इनको अभी पढ़ लेते हैं। ये आगे चल करके जब चैप्टर्स आएंगे तो उनमें इसमें डिटेल में इनको पढ़ाया जाएगा। आगे हम थर्बलिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं मानव मशीन चार्ट या मैन मशीन चार्ट क्या होता है। यह चार्ट श्रमिक तथा मशीन के अंतर संबंध को दर्शाता है। नाम से ही पता चल रहा है मैन डैश मशीन चार्ट, यानी यह क्या करता है, ऐसा चार्ट जो श्रमिक तथा मशीन के अंतर संबंध को दर्शाए मानव मशीन चार्ट कहलाता है। इस चार्ट के द्वारा यह पता चल जाता है कि किस मशीन व श्रमिक, कौन सी मशीन व श्रमिक उस समय खाली है और इस खाली समय को कम करके उत्पादकता एवं दक्षता में हम वृद्धि कर सकते हैं। तो इस चार्ट के द्वारा हमको पता चल जाता है कि कौन सा मशीन और कौन सा श्रमिक खाली है, तो उसको एंगेज हम करते हैं ताकि वो खाली समय में कोई ना रहे। और इससे जब हम ऐसा करेंगे तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी यानी दक्षता दोनों में वृद्धि होगी। दूसरा है गैंग चार्ट। नाम से पता चल रहा है गैंग मतलब कुछ व्यक्तियों का समूह यानी श्रमिकों का समूह। तो जब बहुत सारे श्रमिक एक साथ समूह में कार्य कर रहे हों तब इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। समूह की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस चार्ट का निर्माण किया जाता है। आगे चल के हम इसको डिटेल में चित्र सहित पढ़ेंगे। तो ये गैंग चार्ट। एक और सीमो चार्ट अभी आगे आएगा। सीमो चार्ट होता है समय स्केल पर बनाया गया बायां दायां हाथ डैश दायां हाथ यानी दोनों हाथों की गतियों को प्रदर्शित करने वाला चार्ट। तो बायां हाथ डैश दायां हाथ चार्ट सीमो चार्ट कहलाता है। तो बाएं हाथ और दाएं हाथ चार्ट को हम टाइम स्केल पर जब बनाते हैं तो वो कहलाता है सीमो चार्ट। सीमो चार्ट को बनाने में थर्बलिक्स का प्रयोग किया जाता है। थर्बलिक्स सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, आगे हम पढ़ेंगे, पूरा चार्ट उसका देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको मैं डिटेल में आगे चैप्टर्स, क्योंकि उसमें सिलेबस में निर्धारित है इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। तो सीमो चार्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य चक्र की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन बहुत अधिक हो तथा कार्य की अवधि बहुत कम हो, यानी टाइम किसी कार्य को करने की अवधि यानी ड्यूरेशन कम हो और पुनरावृत्ति रिपीटेशन यानी बार बार हो रहा हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं सीमो चार्ट का। अब आरेख क्या होता है। पहला था आपका ये सारे के सारे चार्ट हमने बताए और दूसरा था आरेख। तो आरेख क्या होते हैं, डायग्राम अंग्रेजी में कहते हैं। तो आरेखों में गतिविधियों के क्रम के साथ उनके पथ तथा आज कार्य क्षेत्र को भी प्रदर्शित किया जाता है। आरेख में क्या करते हैं हम, गतिविधियों के क्रम के साथ, गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ का क्रम तो रहता है, उसके साथ साथ में उनका पथ यानी रास्ता हमको दिखता है कि किस रास्ते से होकर के ये गतिविधि संपन्न हो रही है और उनका कार्य क्षेत्र भी प्रदर्शित होता है। तो आरेखों की प्रकार की बात करें तो आरेख, ये मुख्य आरेख दो प्रकार के होते हैं। आरेख दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है प्रवाह आरेख यानी कि फ्लो डायग्राम। प्रवाह आरेख में गतिविधियों के क्रम के साथ कार्य के दौरान तय की गई दूरियों तथा पथ को प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा होता है बच्चों डोरी आरेख, जिसे स्ट्रिंग डायग्राम कहते हैं। तो पहले प्रवाह आरेख का हम एक उदाहरण हम देख लेते हैं। तो आपने देखा ना, प्रवाह यानी ये होता है फ्लो होना। कोई भी मटेरियल है या कोई मशीन है या श्रमिक है, उसका फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो मटेरियल के जैसे देख लें, प्रवाह आरेख में गतिविधियों के क्रम के साथ कार्य के दौरान तय की गई दूरियों तथा पथ को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये फ्लो डायग्राम है जो बाइसिकल पैडल एक्सल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो मैंने तो रॉ मटेरियल देखिए यहाँ स्टोर में रखा था, ये अगला गया रॉ मटेरियल कहाँ पर गया आपका, फिर उसके कटिंग शेड में, उसके बाद गया ये फोर्जिंग शॉप में, उसके बाद गई है ये टर्निंग सेक्शन में, उसके बाद मिलिंग सेक्शन में। तो देखिए पॉइंट वाइज ये रास्ता पूरा दिखा रहा है कि इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ हीट ट्रीटमेंट सेक्शन में, फिर यहाँ से गया ये असेंबली में होते हुए इंस्पेक्शन में, फिर ये पार्ट स्टोरेज में। इस तरीके से पूरा देखिए पथ या रास्ते को ये प्रदर्शित कर रहा है, यानी उस मटेरियल ने कौन कौन सी दूरियाँ और कितनी दूरी तय की, उसका पथ और रास्ता भी दिखा रहा है, साथ में क्षेत्र भी दिखा रहा है कि किस किस शॉप से होकर के ये गया। तो ये कहलाता है प्रवाह आरेख या फ्लो डायग्राम। तो इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। बाइसिकल की मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे पैडल एक्सल का, बाइसिकल का यानी साइकिल का उत्पादन हो रहा है, उसी का ये फ्लो डायग्राम है कि रॉ मटेरियल कच्चा ये स्टोर से पहले देखिए लिया गया यहाँ से, तो यहाँ से चल के गया ये कटिंग शेड में, उसके बाद ये फोर्जिंग शॉप में, उसके बाद ये मशीन शॉप में गया, टर्निंग सेक्शन में, मशीन शॉप में, फिर मिलिंग सेक्शन में वहाँ गया, फिर ये हीट ट्रीटमेंट सेक्शन में आया, फिर यहाँ से होकर असेंबली हुई इसकी, और फिर इंस्पेक्शन में और पार्ट्स स्टोरेज में, फिर यानी उसको स्टोर किया गया। तो इस तरीके से इसके पथ यानी कि दूरियों को दिखा रहा है और क्षेत्रों को भी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ से होकर के पदार्थ जा रहा है। अगला है डोरी आरेख।
स्ट्रिंग डायग्राम, स्ट्रिंग माने डोरी होती है। तो डोरी आरेख में कार्य क्षेत्र को पिन लगाकर डोरी बांधकर प्रदर्शित किया जाता है। तो डोरी आरेख क्या करता है, श्रमिक पदार्थ या टूल द्वारा तय किए गए पथ या रास्ते को प्रदर्शित करता है। तो नाम से पता चल रहा है, जैसे अब सपोज करिए कोई भी श्रमिक है या फिर कोई पदार्थ है या फिर कोई टूल है, तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ से वो यहाँ तक गया, तो हमने क्या किया, एक पिन लगा दी। एक पिन आपने देखी होगी, एक पिन यहाँ लगा दी और उसमें डोरी बांध दी। स्ट्रिंग मतलब डोरी, यहाँ से यहाँ तक डोरी बांध दी। फिर वो पदार्थ या श्रम या टूल यहाँ से यहाँ तक गया तो हमने यहाँ डोरी बांध दी। फिर यहाँ एक पिन लगाकर डोरी बांध दी, फिर यहाँ बना दी या यहाँ बना दी। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरा एक डोरी आरेख बन गया। तो डोरी क्या है, रास्ते की दूरी, यानी ये पिन क्या है, क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो वो दूरियां हम बना सकते हैं, चार्ट में वो प्रदर्शित होती हैं। तो उससे क्या है कि कौन सा रास्ता ट्रेवल किया वो हमको पता चल जाता है और उसके हिसाब से हम एनालिसिस करके वो दूरियों को कम भी कर सकते हैं। कोई अनावश्यक दूरी है तो हम उसको भी कम कर सकते हैं कि ये दूरी अनावश्यक रूप से हो रही है। तो पूरी दूरियां यानी पथ हमको प्रदर्शित हो जाती हैं। तो वो डोरी लगा करके, ये पिन लगा करके हम डोरी बांधते जाते हैं जहाँ जहाँ जो एक्टिविटी होती जाती है, तो उसको हम कहते हैं डोरी आरेख। तो इसको आप आसानी से, ये देखिए डोरी, जो काले रंग से ये डोरियाँ हैं, ये आपकी पिन है, जो पिन या खूंटी इसको कहते हैं। खूंटी लगा करके उससे धागा या स्ट्रिंग बांध दिया जाता है और वो जहाँ जहाँ से प्रवाह होता है वो वहाँ पे जाके दिखा देता है। तो ये कहलाता है आपका डोरी आरेख, या इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डायग्राम। तो स्ट्रिंग डायग्राम इस तरीके से, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, यहाँ डोरी लिख दीजिए, ये पॉइंट है और ये क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ से होकर के वो पदार्थ या टूल या फिर जो भी श्रमिक है वो गया, यानी उसके पथ या रास्ते को दिखा रहा है। अब वो प्रतीक चिन्हों की जो ऊपर हम बात कर रहे थे, तालिका, प्रक्रम चार्ट प्रतीक चिन्ह, यानी प्रक्रम चार्ट बनाने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्हों का यानी सिंबल्स का, वो हम इसमें बात करेंगे। तो प्रक्रम चार्ट निर्माण में घटित घटनाओं को दर्शाने के लिए बेसिक 5 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्रक्रम चार्ट प्रतीक चिन्ह कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो प्रक्रम चार्ट प्रतीक चिन्ह अच्छे से समझ लीजिए। तालिका 1 मैंने आपके लिए बनाई है। तो पहले नंबर में क्रम संख्या है, घटना कौन सी हो रही है, जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो उसको दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, और उसका विवरण भी यहाँ उदाहरण से दिया हुआ है कि किसको हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन है। इसी तरीके से पांचों को दर्शाया है। तो पहला देख लीजिए, जैसे कोई घटना या इवेंट क्या है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को ओ से प्रदर्शित करते, ओ से प्रारंभ शुरू हो रहा है ऑपरेशन, तो ओ से, यानी ओ क्या दर्शाएगा, सिंबल किसका है, ये ऑपरेशन को दर्शाता है। ऑपरेशन कब होगा, पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन होता है, पदार्थ की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन हो। ऑपरेशन उत्पाद को पूर्णतः तैयार करने के लिए एक कदम आगे की ओर ले जाता है। तो ऑपरेशन क्या करता है, उत्पाद को पूर्णतः तैयार होने के लिए एक कदम आगे की ओर ले जाता है, या फिर पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे ये ऑपरेशन है। पदार्थ की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन हुआ। जैसे उदाहरण के लिए टर्निंग ऑपरेशन हो गया, मिलिंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ऑपरेशन की कैटेगरी में आते हैं। कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही, केमिकल रिएक्शन, तो वो एक ऑपरेशन है। वेल्डिंग जो हो रहा है, रिवेटिंग हो रही है, ब्रेजिंग इत्यादि हो रहा है, वो सब ऑपरेशन है। सामान को लोड या अनलोड करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, आपका ऑपरेशन है। सुपरवाइजर से निर्देश प्राप्त करना, ये भी क्या है, एक ऑपरेशन है या प्रक्रम है, और इसको हम कैसे दर्शाएंगे, ओ सिंबल के द्वारा। दूसरा है इवेंट आपका है, दूसरा निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, इसको स्क्वायर के द्वारा यानी चौकोर इस तरीके से हम दर्शाते हैं। तो ये अब ये निरीक्षण होता क्या है, उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से मानक से तुलना करना या परीक्षण करना, ये कहलाता है निरीक्षण। या नग्न आंखों से हम देखना, यानी किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में, गुणवत्ता का एक पार्ट है निरीक्षण, देख करके बताने कि ये ठीक है कि नहीं है। तो इसके अंतर्गत आता है आगत सामग्री को गिनना, यानी जो आने वाली सामग्री है तो गिनना, वो भी निरीक्षण में आता है। विमाओं की जांच करना, इसकी डायमेंशंस ठीक है कि नहीं है। सतह परिष्करण का आंखों द्वारा निरीक्षण करना कि सतह परिष्करण ठीक है कि नहीं है, या उसको हाथों द्वारा छूकर देखना, तो ये सारा कहलाता है निरीक्षण। ये गुण नियंत्रण का एक पार्ट है। और जहाँ जहाँ निरीक्षण हो रहा हो तो उसको किस सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे, ये स्क्वायर के द्वारा इस तरीके से सिंपल बना करके इसको दर्शाया जाता है। अब अगला है परिवहन, यानी नाम से पता चला ट्रांसपोर्टेशन। तो तीर के चिन्ह द्वारा ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये तीर का चिन्ह ऐसे बना करके हम दर्शा सकते हैं, या फिर इस सिंबल के द्वारा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन, यानी मानव हो गया, मशीन तथा पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम ले जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। उदाहरण क्या है, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना। औजार लाने के लिए श्रमिक द्वारा तय की गई दूरी, तो वो सब किस में आएगी, परिवहन। उसको किस सिंबल के द्वारा
दर्शाएंगे, या तो इसके द्वारा या फिर इसके द्वारा, यानी एरो का चिन्ह बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन हो रहा है। अब यदि भंडारण स्टोरेज हो गया है, स्टोरेज कहीं रखना पड़ता है कुछ समय के लिए, पदार्थ को कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रखना, जैसे भंडार गृह में रखना, पदार्थ को भंडार गृह में रखना कहलाता है भंडारण यानी स्टोरेज। तो स्टोरेज बने होते हैं, भंडार गृह होते हैं, तो इसको उल्टे त्रिभुज के द्वारा इसे दर्शाते हैं और ये लाइन बना देते हैं, तो ये कहलाता है भंडारण। यानी ये सिंबल चार्ट में जहाँ बना हो ये बताता है कि पदार्थ को क्या किया गया है, भंडारण या स्टोरेज किया गया है कुछ समय के लिए। अगला होता है पांचवा है आपका देरी इवेंट, यानी देरी या डिले हम कब कहेंगे, यानी गतिविधियों के क्रम के बीच के अवकाश को देरी कहते हैं। जैसे उदाहरण को लिए इसको डी से प्रदर्शित है, डिले मतलब कैपिटल डी, जैसे होता है ना इसे इस तरीके से डी बनता है, तो इसी तरीके से सिंबल होता है, बस लाइन इसमें आगे पीछे बना देते हैं, तो इसके द्वारा डिले को प्रदर्शित करता है। तो ऑपरेशन के बीच में कार मान लीजिए इंतजार कर रहा है, श्रमिकों द्वारा टूल प्राप्त करने के लिए इंतजार किया जा रहा है, ऑपरेटर द्वारा सुपरवाइजर के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है, तो वहाँ जहाँ इंतजार हो वहाँ पर डी सिंबल इस तरीके का एक सिंबल बना करके, ये लाइन बना करके हम डिले या देरी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं चार्ट में। तो ये पांचों देखिए प्रक्रम चार्ट प्रतीक चिन्ह हो गए, यानी सिंबल्स जो है प्रयोग किए जाते हैं, 5 बेसिक होते हैं। पहला ऑपरेशन के लिए ओ का सिंबल, दूसरा निरीक्षण के लिए आपका स्क्वायर का यानी वर्ग का, और तीसरा है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एरो का साइन, चौथा भंडारण स्टोरेज के लिए उल्टा त्रिभुज ये बना देते हैं, देरी के लिए डी तरह का सिंबल बना करके हम प्रयोग करते हैं डिले का डी आप। दूसरा है कुछ संयुक्त प्रतीक चिन्ह भी प्रयोग करते हैं, कई बार 2 ऑपरेशन साथ साथ में चलते हैं या 2 घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, तो कंबाइंड एक्टिविटी सिंबल कहते हैं। तो प्रक्रम चार्ट निर्माण में जब 2 घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो उन्हें दर्शाने के लिए संयुक्त प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त प्रतीक चिन्हों को तालिका में प्रदर्शित किया गया है। जैसे संयुक्त घटनाएं मान लीजिए ऑपरेशन कोई और परिवहन एक साथ हो रहे हैं, ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कंबाइंड, तो ऑपरेशन का ओ, ट्रांसपोर्टेशन का तीर का चिन्ह, ये लाइन तो ऐसे खींच देते हैं, ये बन गया कंबाइंड, इसका यानी कि प्रतीक चिन्ह हो गया कंबाइंड यानी संयुक्त। तो जब ऑपरेशन तथा परिवहन दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हों तो वो कहलाता है आपका संयुक्त घटना, किसकी, ऑपरेशन और परिवहन की, और उसके लिए संयुक्त प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसका। अगला है मान लीजिए ऑपरेशन तथा निरीक्षण एक साथ, यानी ऑपरेशन हो रहा है साथ में आप निरीक्षण भी करते जा रहे हैं, तो देखिए ऑपरेशन के लिए ओ और निरीक्षण के लिए स्क्वायर, तो स्क्वायर बना देते हैं इसके चारों साइड और ये लाइन खींच दी है, तो ये बन गया आपका ऑपरेशन तथा इंस्पेक्शन का संयुक्त ये प्रतीक चिन्ह। तो ये जब इसका क्या है वो, जब ऑपरेशन तथा निरीक्षण दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हों तो इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। तो प्रोसेस चार्ट या प्रक्रम चार्ट बनाने के लिए ये प्रतीक चिन्ह है, जो 5 बेसिक प्रतीक चिन्ह मैंने आपसे बताए सिंबल्स, और 2 सिंबल ऐसे हैं जो संयुक्त हैं, यानी 2 घटनाएं जब एक साथ हो रही हों तो इन संयुक्त प्रतीक चिन्हों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं प्रक्रम चार्ट या प्रोसेस चार्ट बनाने के लिए। तो ये था बच्चों सिलेबस, पूरा चैप्टर 3 हमारा फिनिश हो गया है। कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। आगे भी अभी सिलेबस रिमेन है 4थे 5वें चैप्टर में, जैसा मैंने आपसे बताया गति अध्ययन, टाइम समय अध्ययन, वही सब हमको आगे पढ़ते जाना है। तो लगातार सिलेबस के अनुसार हम पढ़ते चलेंगे। नोट्स जरूर बनाते चलना है, कोई दिक्कत है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको कॉपी में ज़रूर बना लीजिए। संक्षेप में मैंने पूरा हर चीज़ आपको बता दी है, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए, नोट्स जरूर बनाइए, कलरफुल पेन्स का प्रयोग करिए, जो जो मैंने बताया है उसको साथ साथ में लिखते चलिए ताकि आपको पूरा चैप्टर इसी तरह से कंप्लीट होता जाए। तो लगातार हम इस तरीके से पढ़ते चलेंगे। 3रा चैप्टर फिनिश हो गया है, 4थे चैप्टर में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।